हेलो, वेलकम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं स्टेली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। अभी कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं। हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर स्पीड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमने देखा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखा था, एवरेज स्पीड देखा था और रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड जो हमने कल डिस्कस किया हुआ था। तो मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल हैं तो उस गैस पार्टिकल में कितने गैस के पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहे हैं और कितने गैस पार्टिकल का स्पीड अलग है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास यहाँ पे कंटेनर हो, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर गैस हो, मान लीजिए ऐसे ढेर सारे गैस हों और गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, गैस के ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो जैसे जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, उनके अंदर कोलिजन होता रहता है, पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो ड्यू टू द कोलिजन वो अपना जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करते रहते हैं, चेंज कर लेते हैं। ड्यू टू द कोलिजन जे चेंज देयर काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन होगा, टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, उनका जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो किसी भी समय पर किसी भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के लिए जो स्पीड होता है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि आप ऊपर वाले जो गैस के पार्टिकल्स हैं इधर वाले, इनकी स्पीड कुछ और होगी, मतलब इनकी जो स्पीड होगी, मान लो इनकी स्पीड x होगी, मान लो इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड y होगी, इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड क्या होगी, z होगी। तो मान लो अभी देखो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी अमाउंट में मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पीड x को फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर वह स्पीड हो जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल फॉलो करते हैं तो उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसे हम कहते हैं UMP, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी को लेकर कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमें ये देखने को मिलेगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे कैसे उनके मोल फ्रैक्शन अलग अलग स्पीड को फॉलो करते हैं। अभी इसके अंदर हमें बोल्टेजमान लॉ भी पढ़ना है। बोल्टेजमान लॉ ये कहता है, एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें पढ़ना है बोल्टेजमान लॉ जो है वो यही कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर या किसी भी कंडीशन में गैसेस किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है तो उसके पार्टिकल हमेशा अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड से होते हैं। कुछ मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल अलग स्पीड से होंगे तो कुछ मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूल अलग काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी और उनकी स्पीड भी अलग होगी। तो यही बोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है। तो बोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो जो ग्राफ मैं भी बनाने जाने वाला हूँ उसे हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हमें ग्राफ देखना है, ग्राफ देखते हैं ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर हम लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बता रहा हूँ, इधर हम लेंगे स्पीड, इधर हम स्पीड लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब समझो, जैसे मान लो कि आपके कंटेनर में टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर मान लो कि आपके पास 6 मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो मान लो अगर इसके लिए मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 6/10 कर देंगे, ऐसे निकालना। जैसे मान लो इसे जो 6 है इसे हम डेल्टा n से दिखा देंगे और इसे हम n से दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे हम कुछ कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल किस स्पीड से चल रहे हैं हमें ये देखना होगा। तो पहले मान लीजिए हम टेम्परेचर T1 लेते हैं तो ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टेम्परेचर T1 पर है, ठीक है। तो आप देखो अगर इधर हम मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, इधर स्पीड ले रहे हैं, तो यह यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन मिले हैं। इस यहाँ पे जो पीक है इसका, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन मिला हुआ है। इसको थोड़ा आप नीचे की तरफ मिला दो, ये यानी कि इस स्पीड पर, ये जो भी स्पीड यहाँ के नीचे का हो, 10 हो, 20 हो मीटर पर सेकेंड हो, x हो, y हो, तो यह इस स्पीड पर बहुत ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उतनी स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लो कि अगर यहाँ तक ग्राफ मान लो अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं कह दूँ 10 ही उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट हैं और इधर मैं कह दूँ कि इधर स्पीड दिखा दे रहा हूँ 10 20 30 40 50 कर दूँ इसको, इधर 60 70, ये मीटर पर सेकंड में कर दे रहा हूँ समझने के लिए, बस आपके लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा 8 जो मॉलिक्यूल्स हैं, 8 मॉलिक्यूल्स जो हैं वह 50 की स्पीड को
फॉलो कर रहे हैं, 8 मालिक्यूल 50 की स्पीड को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा मालिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो करते हैं, इसे मैंने कल ही बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसे डिनोट करते हैं UMP से। ये क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बात समझ में आई? मतलब ग्राफ का जो ऊपर वाला पीक है, इसको आप यहाँ से नीचे से देखोगे तो पता चलेगा मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वह इस स्पीड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, UMP। उसे हम बोलेंगे UMP, या फिर उसे हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। और इसके बगल में ही हमें एक और ग्राफ मिलेगा, एक और लाइन मिलेगी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे एक और ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, इसे हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, और इसे डिनोट करते हैं हम UAV से, ठीक है। और इसके बगल में हमें एक और ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसके लिए भी हमने कल पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं URMS। तो ये हमारे पास पहला ग्राफ है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, और मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारे पास ऐसे 3 लाइन में मिलते हैं। पहला जो लाइन है वो ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलेंगे, उसके बाद कुछ कम ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो एवरेज स्पीड में चलेंगे, और उससे भी कुछ कम ही मॉलिक्यूल होंगे जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में चलेंगे। अब एक चीज़ देखो, आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ से देखो, स्पीड इधर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो URMS, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे देखो स्पीड इधर बढ़ रहा है, तो मतलब रूट मीन स्क्वायर का स्पीड ज़्यादा है, रूट मीन स्क्वायर की स्पीड ज़्यादा है। इससे कम स्पीड किसकी है, तो एवरेज स्पीड की है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड के लिए। और सबसे कम जो स्पीड आपको दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है UMP, इसकी स्पीड सबसे कम है। यहाँ पे देख लो आप, स्पीड रूट मीन स्क्वायर की इधर ज़्यादा है, और इधर जो है एवरेज स्पीड की, एवरेज जो स्पीड है इसका जो स्पीड है वो रूट मीन स्क्वायर से कम है, और यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसका जो स्पीड है इन दोनों से कम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि URMS की जो स्पीड है UAV से ज़्यादा है, और इससे भी क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी हुई, URMS की, या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड की हुई। इसका ग्राफ हम लोग एक कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक। अब इसके बाद आगे हमारे पास इसका एक सिंपल ग्राफ बना सकते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए हमारे पास अभी हमने सिर्फ एक टेम्परेचर देखा था, और टेम्परेचर हमारे पास T1 था, तो ग्राफ आपके ऐसे गया हुआ था, इसको ऐसे कर देते हैं, ग्राफ आपका ऐसे गया हुआ था। टेम्परेचर T1 की बात कर रहे थे ना हम लोग, यह टेम्परेचर T1 पे था, तो ग्राफ आपका ऐसे गया था। वहीं पर अगर आप टेम्परेचर T2 ले लोगे तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। इधर हमने वही लिया था ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर क्या जाएगा हमारे पास, स्पीड। स्पीड इधर जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर जाएगा। यह टेम्परेचर T1 पे था, तो टेम्परेचर T1 पे आपने ये अभी देखा। अगर आप टेम्परेचर T2 पर जाओगे तो यह मान लो अगर आपका टेम्परेचर T2 है, तो यह इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे आ गया, एवरेज स्पीड यहाँ पे आ गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब ये आपके पास UMP है, ये हो जाएगा UAV, ये हो जाएगा URMS, ऐसे यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा UMP, इसके लिए हो जाएगा UAV मतलब U एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, और इसके लिए हो जाएगा URMS, ये हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो यह जो ग्राफ है या पीक वाला इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब थोड़ा टेम्परेचर T2 पर देखिए, यहाँ पर जो टेम्परेचर T2 है इज़ ग्रेटर देन T1 है, मतलब T2 जो टेम्परेचर हम लोगों ने लिया है इस बार वो ज़्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो UMP की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ये जो आया हुआ है UMP की जो वैल्यू है वह देखो, पहले UMP की वैल्यू ज़्यादा थी, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा थे जो UMP को फॉलो कर रहे थे, कम स्पीड था। लेकिन अब देखो जैसे ही स्पीड बढ़ा तो UMP की स्पीड बढ़ी, और UMP की जब स्पीड बढ़ी तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो गए, कम। पहले मोल फ्रैक्शन ज़्यादा था, स्पीड बढ़ा, मोल फ्रैक्शन UMP की क्या हो गई, कम। और वहीं पर UAV की और URMS की भी जो स्पीड है वो भी क्या हो गई, स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं। इधर देखो, इधर जा रहा है ना ग्राफ, इधर शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जाने पर ये स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है वो कम हो जा रहा है।
मतलब वे पार्टिकल जो इस स्पीड को फॉलो कर रहे थे उनकी संख्या में कमी आ गई। मान लो मैंने कहा था ना कि मान लो आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर मान लो 10 पार्टिकल हैं, मान लो 8 इसके अंदर यूएमपी को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो 8 यूएमपी को ना फॉलो करके वह 6 ही यूएमपी को फॉलो करेंगे। तो मतलब यहाँ पे तो कंडीशन चेंज हो जा रहा है ना, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक और इसके लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे, वह ग्राफ होगा एक छोटा सा होगा बस समझने के लिए कि कंडीशन क्या क्या होगा। सेकेंड ग्राफ में हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस वाले में ग्राफ यही था। ठीक, देखो अब मोल फ्रैक्शन को डेल्टा एन बाई एन से लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। और इधर हम लेंगे स्पीड को, और स्पीड हम इस बार लेंगे मीटर पर सेकेंड में। स्पीड ले लिया मीटर पर सेकेंड में। ग्राफ कैसे जा रहे थे, तो ग्राफ ऐसे जा रहे थे। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इस ग्राफ के लिए बात करें और यहाँ पर ग्राफ की बात करें, यहाँ पर देखो स्पीड क्या है, स्मॉल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो स्पीड। स्पीड लो है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी क्या है, लो है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल मोल फ्रैक्शन, स्मॉल मोल फ्रैक्शन, लो स्पीड स्मॉल मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, हाई स्पीड। यहाँ पर आने पर स्पीड तो बढ़ गई, यहाँ पर आने के बाद स्पीड बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अभी भी कम है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है अभी भी कम है। तो आप हम लिख सकते हैं स्मॉल मोल फ्रैक्शन। देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, लो स्पीड रहेगा तब भी मोल फ्रैक्शन कम रहेंगे, हाई स्पीड रहेगा तब भी मोल फ्रैक्शन कम रहेंगे। और आपको ये तो पता है ये क्या है, यह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यह मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स मोल फ्रैक्शन रहेंगे वो मैक्सिमम ही रहेंगे। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस का इक्वेशन। हो गया, सिंपल है, बस इतना याद रहा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ग्राफ किधर की तरफ कब किधर शिफ्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो यूएमपी की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बस यही हमको ध्यान देना। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये टॉपिक है, देख लेते हैं। टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस क्या है। देखिए अभी हमने अब काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ा था। काइनेटिक गैस इक्वेशन कहता है PV = 1/3 कैपिटल M U स्क्वायर, वेयर M इज द मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो यहाँ पे यह क्या है, तो यह काइनेटिक गैस इक्वेशन है, यह है काइनेटिक गैस इक्वेशन। और काइनेटिक गैस इक्वेशन में यहाँ पे जो M है, M जो है आपका मॉलिक्यूलर मास है या फिर मोलर मास है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोलर मास या मोलर मास है। और U आपको पता ही है, U क्या है, यह रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, यह रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। एक काम करते हैं, ठीक है, हम काम ये करेंगे कि हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल फार्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ½ mv²। तो U स्क्वायर लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पे देखो PV है 1/3। अगर यहाँ पे नीचे 2 लाना हो तो एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का नीचे कर देते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हमें एक फ़ायदा मिल गया। यहाँ पे देखो ½ mU²। तो बच्चों यहाँ पे PV = 1/3, यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 लिख देता हूँ। अब MU², ½ mU² की जगह पे क्या रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे रख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तब हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बच्चों PV इक्वल, यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2/3 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर भेजोगे, हो जाएगा 3 PV, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हमें फार्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3 PV/2। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ, हमें क्या मिल गया, हमें मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 PV। ठीक है। अब बच्चों आपको पता है फॉर 1 मोल के लिए आप फार्मूला जानते हो, PV इक्वल देखो nRT होता है। अगर n की वैल्यू 1 मोल मान लोगे तो PV इक्वल क्या हो जाएगा, RT। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2। PV की जगह पे क्या रख देना है बच्चों, RT, ये हो जाएगा RT। ये भी एक फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके पास एक फार्मूला हो गया।
तो यह बच्चों जो है एक मोल के लिए है। अगर सोचो एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो तो क्या होगा, ये देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मोल, यहाँ पे 1 मोल लिखा है ना, ये एक मोल के लिए है। तो यहाँ पे यदि निकालना हो फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल हमें काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी हो, तो इसे हम एवोगाद्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। 6.023 10 पे 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3RT/2। ये तो था ही, एवोगाद्रो नंबर Na से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2। देखो R/Na यहाँ पे kT हो जाएगा, जहाँ पे K जो है वोल्टेजमान कांस्टेंट है। K इक्वल देखो R/Na, K R/, देखो R भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na जो है एवोगाद्रो कांस्टेंट है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है कि कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है, बता देता हूँ, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। R/Na की ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, यहाँ पे K को क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वोल्टेजमान कांस्टेंट, इसे बोलते हैं वोल्टेजमान कांस्टेंट, ये बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो हमें देखो यहाँ पे ये कौन कौन से फार्मूला हमें मिले, ये फार्मूला और यहाँ पे ये फार्मूला और यहाँ पे जो हमने अभी भी सॉल्व किया ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल सवालों में करेंगे। तो यही था बच्चों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।